नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 पे। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स लेके 15 सितंबर 2025 का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक पेन और कॉपी आप अपने पास में रखें और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको लगते हैं वो आप नोट करते जाएं। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। तो ये है आपका करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए दोस्तों, पहला सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री डी लपांग जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया, ये किस भारतीय राज्य के प्रमुख एक राजनीतिक नेता थे? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो डी लपांग थे वो मेघालय के सीएम रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? सीएम। जो 10वें नंबर के सीएम थे मेघालय के, वो कौन थे? डी लपांग साहब थे। दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर हो गया प्रोफेसर प्रदीप के प्रजापति। तो दोस्तों हम लोग जो आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं उसमें बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं जो नेशनल है करंट अफेयर आपका, और इंटरनेशनल। हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, तो हम लोग उसी हिसाब से आपके लिए नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं। तो ये दो सवाल देख लिया आपने। डी लपांग ये कहाँ के सीएम रह चुके थे? मेघालय का, जिनका क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया। और दूसरा सवाल हमने क्या देखा कि AIIA जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है उसके निदेशक कौन बने हैं? तो प्रोफेसर प्रदीप के प्रजापति जो हैं वो इसके निदेशक बने हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर का, कि किस संगठन ने IT अवसंरचना को मजबूत करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? देखो आप यहाँ पे क्या है, IT मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखो ये सवाल मैं आपको हर बार जब भी हम कर रहे हैं तो अप्रोच की बात मैं हमेशा करता हूँ दोस्तों। अब इस सवाल में मान लो आपको ये सवाल नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस यूज करते तो इस सवाल को कर सकते थे। देखो IT से जुड़ी हुई जो भारत में इंपॉर्टेंट कंपनी है वो कौन सी है? C है। और इसका सही आंसर भी क्या है? C कंपनी ने हाल ही में क्या किया है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए PNB के साथ में क्या किया है, समझौता किया है। तो हालांकि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, लेकिन फिर भी अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो इसको हल कर सकते थे। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के फलस्वरूप सरकार के अपदस्थ हो जाने के बाद आपको पता है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, जो वहाँ पे जो हिंसक घटनाएं हुई उसके बाद में क्या हो गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अभी अंतरिम प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है दोस्तों? तो इनका नाम है सुशीला कार्की। इनका नाम क्या है? सुशीला। इनका नाम है सुशीला कार्की। तो ये सुशीला सही लिख लीजिएगा आप। तो ये सवाल हो गया। अगला सवाल है कि भारत 2027 में तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट के 5वें संस्करण, अभी चौथा संस्करण हुआ है, कहाँ पे हुआ है? रोम में। इटली की राजधानी है रोम, वहाँ पे चौथा संस्करण हुआ है। और 5वें जो संस्करण की जो मेज़बानी है वो किसको मिली है? भारत को मिली है। सवाल क्या है कि इसका जो 5वां संस्करण है कब होगा? ये 2027 में होगा। किस शहर में होगा? सवाल क्या है कि ये किस शहर में होगा? तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। तो हमारे ऑप्शंस हैं मुंबई, कोच्चि, कोलकाता और चेन्नई। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चेन्नई। इसका सही आंसर क्या होगा? चेन्नई होगा। इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल, चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन, ये आ गया ना दोबारा से, कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, कौन सा? चौथा। ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों रोम में, इटली की राजधानी रोम में हुआ था। तो ये भी याद रख सकते हैं।
इसके बाद में अगला सवाल है कि सितंबर 2025 तक, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत ने कितनी गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर दी। तो आपको पता है दो तरह का ईंधन होता है, एक होता है जीवाश्म वाला जैसे कि कोयला वगैरह से जो बनता है, एक होता है गैर जीवाश्म, यानी इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इसको रिन्यूएबल एनर्जी भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी भी इसको कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे कौन कौन सा आता है, सौर ऊर्जा आ गई, पवन ऊर्जा आ गई, और भूतापीय ऊर्जा आ गई, और कौन सी आती है इसके अंदर, और इसके अंदर आपकी जो बायोमास है वो भी आती है। तो ये सब की अभी जो क्षमता है सितंबर 2025 तक भारत ने कितनी क्षमता हासिल कर ली है, तो 250 गीगावाट। अभी हमने कितनी क्षमता हासिल कर ली है, 250 गीगावाट। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। आज जो मैं आपके लिए इमेज लेकर के आया हूँ वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये थी, ये है, आप सामने देख सकते हैं कौन है ये, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुशीला काकी। काकी नहीं है ये कार्की है, ठीक है। काकी तो अपने यहाँ होती है राजस्थान में, है ना। ये क्या है, कार्की है, सुशीला कार्की, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, 2025 में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, रवि रंजन। एग्ज़ाम, ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स के दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने अगर याद हो तो हमने कल परसों भी डिस्कस किया था कि एक जिस प्रकार हमारा आईआईएम है, उसी तरह से हमने एक अटल इनोवेशन सेंटर बनाया है भारत से बाहर। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि वो हमने किस देश में बनाया है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये आज का आपके लिए सवाल है कि ये भारत के बाहर बनाया है हमने, तो कहाँ पे बनाया है। अभी हमने क्या किया है, आईआईएम अहमदाबाद ने भी क्या किया है, अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ पर खोला है। सवाल क्या है कि कहाँ पर हमने आईआईएम का पहला विदेशी परिसर खोला है, तो कहाँ पर खोला है दोस्तों, अबू धाबी में हमने खोला है। और ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आईआईएम कहाँ पे खोला है हमने, दुबई में खोला है। और ये कौन है, ये हमारे मंत्री साहब हैं। कौन है हमारे, कौन है ये, मंत्री जी हैं। इनका क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान। इनका क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान। और ये जो है, ये वो दुबई के जो प्रिंस हैं, किंग हैं, वो हैं ये, है ना। आगे बढ़े, अगला सवाल, आज का लास्ट, करंट अफेयर्स का। वैसे आज का लास्ट नहीं है, ये करंट अफेयर्स का लास्ट है। तो 2025 में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। तो आप एक ये नाम देख पा रहे हैं यहाँ पे, सीपी राधाकृष्णन जी। ये क्या थे, ये महाराष्ट्र के पहले क्या थे, राज्यपाल थे, लेकिन अभी ये क्या बन गए हैं, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति। क्या बन गए हैं ये, भारत के उपराष्ट्रपति। और कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं ये, 15वें नंबर के। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं ये, 15वें नंबर के। तो अभी इनकी जगह जो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है वो आचार्य देवव्रत को दिया गया है। किसको दिया गया है, आचार्य देवव्रत को। और ये कहाँ के अभी राज्यपाल हैं, ये अभी गुजरात के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं, ये अभी गुजरात के राज्यपाल हैं। इनको अतिरिक्त प्रभार कहाँ का दिया गया है, महाराष्ट्र का दिया गया है। चलिए दोस्तों, ये तो थे करंट अफेयर्स के सवाल। अब हम आगे चलते हैं और जनरल अवेयरनेस के कुछ सवाल देखते हैं। तो शुरू करें। पहला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, कहाँ पर है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, राजस्थान में है। राजस्थान में भी कहाँ पर है, अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में। की सीमा का प्रस्ताव सार्वजनिक परामर्श के लिए भेजा है। इस संदर्भ में बताइए कि सरिस्का का जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके तहत इसको बाघ अभ्यारण्य कब घोषित किया गया। तो दोस्तों इसको कब घोषित किया गया था, 1973 में। कब घोषित किया गया था,
1973 में। अगला सवाल, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सतत पर्यटन के लिए 126 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। इस संदर्भ में बताइए कि भारतीय पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हमने एक नारा दिया था, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। ये नारा किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, ये किस वर्ष शुरू हुआ था? 2002 में। इनक्रेडिबल इंडिया जो है वो कब से शुरू हुआ? 2002 से। आगे बढ़े, चलो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, भाजपा ने, सवाल क्या है, भाजपा ने पश्चिम बंगाल में नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। आपको पता है बंगाल में फुटबॉल को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेज है। सबसे ज़्यादा अगर फुटबॉल को लेकर क्रेज है तो कहाँ पर है? बंगाल में। और आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे क्लब हैं, जिसमें से एक फेमस क्लब कौन सा है? मोहन बागान, अगर आपने नाम सुना होगा। तो ये बहुत फेमस फुटबॉल क्लब है, कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अब फुटबॉल टूर्नामेंटों के संदर्भ में बताइए कि रोवर्स कप, तो रोवर्स कप, पहले सवाल तो यही हो गया कि रोवर्स कप कौन से खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये है फुटबॉल से संबंधित। कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये एक प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये 1891 से चल रहा है ये भारत में। तो मतलब अंग्रेज जो थे वो भी ये टूर्नामेंट खेला करते थे और उन्होंने शुरू किया था। तो इसका पारंपरिक रूप से जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता था? तो इसका पारंपरिक रूप से आयोजन मुंबई में किया जाता था। गलती कर सकते हो आप, कॉमन सेंस लगा के कोलकाता अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रोवर्स कप पारंपरिक रूप से कहाँ आयोजित किया जाता था? मुंबई में आयोजित किया जाता था। अगला सवाल, भारत 250 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता तक पहुंच गया, अभी हमने पहले देखा। अब पूछ रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? तो बताइए कि प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य घटक कौन सा होता है, बताइए आप। मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मैथेन। प्राकृतिक गैस किसको बोला जाता है? मुख्यतः मैथेन को बोलता है। इसको प्राकृतिक गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से रिलीज होती है। जो चट्टानें होती है, चट्टानों के अंदर दबी हुई रहती है और वहाँ से क्या होता है? नेचुरली क्या होती है? वहाँ से ये रिलीज होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक गैस बोला जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? मैथेन। अगला सवाल, जनरेशन जेड, आपको पता है जैन जी, जैन जी, आप में से बहुत सारे बच्चे भी जैन जी के होंगे, यानी कि आप भी इस जनरेशन के होंगे। अगर आप 20 से 25 साल की उम्र के, तो आप भी कौन सी जनरेशन के हैं? जैन जी जनरेशन के हैं। इन दंगों के बाद, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये दंगे किए हैं, मतलब इस जनरेशन के लोगों ने नेपाल में जो आंदोलन किए, बाद में वो हिंसक हो गए, तो इस हिसाब से ये जो जैन जी है ये फेमस हो गया। हालांकि ये जो शब्द है काफ़ी पुराना है। अभी जो जनरेशन चल रही है, अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कौन सी जनरेशन है? वो है जनरेशन एल्फा। तो अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो एल्फा जनरेशन के हैं। ठीक है दोस्तों, तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। अंतरिम क्यों? क्योंकि अभी ये इन्हीं की जिम्मेदारी है कि ये यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाएं। ठीक है, इसी के लिए इनको क्या बनाया गया है? प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेपाल की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में बताइए कि नेपाल की राष्ट्रीय विधायिका क्या है? जैसे भारत की राष्ट्रीय विधायिका क्या है दोस्तों? हमारी राष्ट्रीय विधायिका को क्या बोलते हैं हम? संसद बोलते हैं। वैसे नेपाल की जो राष्ट्रीय विधायिका उसको क्या बोलते हैं? संघीय संसद बोलते हैं। अगला सवाल, एथेनॉल डीजल परीक्षणों के असफल होने के बाद, अभी जो डीजल के अंदर एथेनॉल मिलाया जा रहा था, अगर आपने सुना हो E10 या E20, ये आपने सुना होगा ज़रूर। तो ये क्या कर रहे थे? हम 10% और 20% क्या मिला रहे थे? एथेनॉल मिला रहे थे, किसमें? डीजल में। लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ? परीक्षण हुआ, तब क्या पता चला कि ये जो मिक्सिंग है इससे क्या हो रहा है? जो डीजल इंजन है उनको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो अभी इसका दूसरा रास्ता क्या खोजा गया है? इसका खोजा गया है कि अभी डीजल में क्या मिलाया जाएगा? आइसोब्यूटेनॉल को मिश्रण करने की संभावना तलाशी जा रही है। अब सवाल क्या है? सवाल है कि आइसोब्यूटेनॉल के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो कर लेते हैं विचार। पहला, आइसोब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल के 4 सम अवयवों में से एक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है?
C4H10O। ये आपको पता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। और यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 है। चलो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो, ये कितने, ये ब्लैक वाला क्या है? कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो कार्बन कितने हो गए? 4। ये जो आपको दिख रहे हैं गोल्डन कलर वाले, ये क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये क्या हो गया? 5, ये क्या हो गया? 6, 7, 8, 9 और 10, ये क्या हो गए? हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 10। और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? आइसोब्यूटेनॉल का। ये क्या है? O, ठीक है। अब देखिए, केंद्रीय जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने घोषणा की है कि अब डीजल में एथेनॉल के बजाय क्या मिलाया जाएगा? आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजल में एथेनॉल मिश्रण का जो प्रयोग है वो क्या नहीं रहा? सफल नहीं रहा। लेकिन आइसोब्यूटेनॉल क्या है? बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। हालांकि इसके बारे में भी क्या किया जाएगा? पहले अध्ययन किया जाएगा। डीजल में एथेनॉल मिलाने से तकनीकी और ईंधन संबंधी समस्याएं आई हैं। अब आपको पता है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? क्रूड ऑयल का क्या है? आयातक है। हम जो है कच्चा तेल जो है विश्व में सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। इससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा हमारी बचेगी अगर ये हम जो प्रयोग करेंगे ब्यूटेनॉल वाला, अगर ये सफल होता है तो। और ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। तो ये खबर थी। आगे चलते हैं। तो ये देखो क्या बोल रहा है कि इसका जो रासायनिक सूत्र है C4H10O है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया सही। दूसरा है कि यह जल में अत्यंत घुलनशील है और जलीय विलयनों में प्राथमिक विलायक के रूप में उपयोग होता है। ये अत्यधिक घुलनशील नहीं होता है जल में। जल में क्या होता है? अल्प घुलनशील होता है। जो आइसोब्यूटेनॉल है वो क्या होता है? जल में अल्प घुलनशील होता है। लगभग 8 से 9% इसकी जो है वो घुलनशीलता होती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तीसरा ऑप्शन, इसके वाष्प वायु से भारी होते हैं और बिना किसी सूचना के ज़मीन पर फैल सकते हैं। तो ये भी क्या है? सही है। यानी इसमें क्या आ जाएगा? 1 और 3। अगला सवाल, पश्चिमी घाट में 2 नई काली एस्परगिलस प्रजातियां खोजी गई। पॉलीफेसिक टेक्नोसोमी का उपयोग करते हुए ये भारत का पहला अध्ययन था। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, सही है। पेरियार नदी, जिसको क्या क्या कहा जाता है? केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है, तो ये भी सही है। गोदावरी नदी भी पश्चिम घाट से निकलती है और सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है ये। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो आप इसको काट करके क्या कर लो? उपरोक्त सभी, क्या कर लो इसको? उपरोक्त सभी, और इसमें डी आंसर आएगा, ठीक है। कुछ इसमें टाइपिंग एरर हो गया है कहीं ना कहीं। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। आपको पता है जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। ये क्या है? पश्चिमी घाट की ही एक पहाड़ी है। और कहाँ पे है ये है नासिक में। कहाँ पे है दोस्तों? ये नासिक में। तो वहाँ से निकलती है और ये भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी भी है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं आज का आखिरी सवाल। रक्षा मंत्री कौन है भारत के? हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। दुनिया के पहले त्रिसेवा मतलब ट्राई सर्विसेज और ट्राई सर्विसेज मैंने आपको पहले ही बताया था इस सवाल के बारे में। कौन कौन सी होती हैं ट्राई सर्विसेज? आर्मी, नेवी और इंडियन एयर फोर्स। ये क्या है? हमारी ट्राई सर्विसेज हैं। तो इनका पहला महिला नौकायन परिक्रमा अभियान
जिसको क्या नाम दिया गया था, समुद्र प्रदक्षिणा, ये नाम दिया था। और इसको हरी झंडी किसने दिखाई थी, हमारे रक्षा मंत्री जी ने दिखाई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। अब सवाल क्या है कि भारतीय पर्वतारोहियों ने 1953 में माउंट केटू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, जिस वर्ष दुनिया ने पहली बार इस पर चढ़ाई की थी। तो ये क्या है दोस्तों, गलत है। इस पे पहली बार जो चढ़ाई की थी 1954 में, इटली के 2 पर्वतारोही थे जिन उन्होंने क्या की थी, चढ़ाई की थी। दूसरा ऑप्शन, भारतीय नौसेना ने 1981 में पहला आर्कटिक अभियान चलाया था। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये क्या है, सही है। भारतीय शेरपा तेंजिंग नोरगे ने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये 2 जो लोग थे उसमें से एक कौन थे, तेंजिंग नोरगे थे। तो ये क्या है, सही ऑप्शन है, यानी कि 2 और 3। तो ये हो गए दोस्तों आज के सवाल। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल थे। डेली हम लोग आपका 15 से 20 मिनट का टाइम ले रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को 2x की स्पीड में भी देखेंगे तो मुश्किल से 8 से 10 मिनट, 12 मिनट, इतना टाइम अगर आप डेली दे करके और कंप्लीट करंट अफेयर्स जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होगी, अभी देखो जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रही है, जैसे वीडियो का एग्ज़ाम आ रहा है 4th ग्रेड के लिए, तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम है। और हम ने जो प्लेटफॉर्म है हमारा ये अभी क्या है 5 सितंबर से शुरू किया है, लेकिन आगे जितनी भी एग्ज़ाम है मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से जो हमारा करंट अफेयर्स है वहाँ से ज्यों के त्यों सवाल छपे हैं। तो डेली 10 से 12 मिनट का टाइम निकालिए और ये वीडियो ज़रूर देखिए और एक कॉपी पेन रखिए। आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको क्या कर लिया आपने, नोट करते गए साथ से। ठीक है, मुझे भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस है दोस्तों एग्ज़ाम्स का, 6 बार RAS का मैं एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। हमेशा एक डायरी रखो और शॉर्ट नोट्स बनाओ, करंट अफेयर्स के बहुत काम आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप उनका रिवीजन कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50% काम क्या होता है, कॉन्फिडेंस का ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। हमारे चैनल को गुरुजी 4.0 को आप सब्सक्राइब भी करना। तो थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक नमस्कार, जय हिंद।